नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला अध्याय जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जैसा कि पता है, इस अध्याय से जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया। हमेशा लगभग हर बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर वाला प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं लगभग। तो फ्रेंड्स, इससे जो है 2 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूरोप के राष्ट्रवाद में वैसे प्रश्न हम आपको आज बताएंगे जो हमेशा पूछा गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे यूरोप में राष्ट्रवाद से 4 प्रश्न देखेंगे जो कि हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि हर बात आप लोग को आसान तरीका और आसान भाषा में समझने की कोशिश करूँगा। अगला चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या दिया गया है जो कि हमेशा पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए, ये प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबल्डी के योगदान को बतावे। बिल्कुल आसान है ये प्रश्न का जवाब देना। सबसे पहले आप लोग को जो है मेजनी, काबूर और गैरीबल्डी के बारे में जानना जरूरी होगा, और साथ ही उसके बाद हम आपको बताएंगे इटली के एकीकरण कब हुआ और इन तीनों का, मेजनी, काबूर और गैरीबल्डी का योगदान इटली के एकीकरण में कैसा रहा, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मेजनी कौन थे और मेजनी का योगदान कैसा रहा इटली के एकीकरण में। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। मेजनी कलम के साथ तलवार में भी विश्वास करता था। तो आप लोग को पता है कलम की ताकत सबसे अधिक होती है और बड़ी होती है, लेकिन मेजनी जो थे, मेजनी कलम के साथ तलवार में भी वह विश्वास करता था। पहला पॉइंट्स, वह साहित्यकार के साथ एक योग्य सेनापति भी थे, लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं था और बार बार असफलता के बावजूद वह हार मानने वाला भी नहीं था। ठीक है। 1848 में यूरोपीय क्रांति के दौर में मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा और बाद में वह इटली की राजनीति में सक्रिय हो गया और वह संपूर्ण इटली के एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। लेकिन जब ऑस्ट्रिया ने इटली में चल रहने जनवादी आंदोलन को दबा दिया तो मेजनी को वहां से भागना पड़ा। तो बिल्कुल आप लोग मेजनी के बारे में बिल्कुल समझ गए। आइए हम लोग समझ लेते हैं काउंट काबूर के बारे में, जो कि बिल्कुल आसान है। चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान देंगे। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमोनियल राष्ट्रवादी था और वह इटली के एकीकरण चाहता था। इस काम में तेजी लाने के लिए उसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और काबूर सफल राजनीति और कट्टर राष्ट्रवादी था। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है सबसे बड़ा रोड़ा था, मतलब पत्थर था, काटा था रास्ते का, और वह ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर लिया। और उसकी युद्ध जो है 1853 से 54 में, और 1853 और 54 के बीच जो युद्ध हुआ था वो क्रेमिया युद्ध था। आप लोग ये भी याद रखेंगे। युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी और युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। अब यहाँ पे समझिए, काबूर इसमें सम्मिलित हुआ। अपनी कूटनीति के बल पर उसने इटली को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया और इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप और गैर कानून घोषित कर दिया। यह काबूर की बहुत बड़ी सफलता थी। तो चलिए अब हम लोग अगला जो है गैरीबल्डी के बारे में समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब गैरीबल्डी महान क्रांतिकारी तो थे ही, और वह सशस्त्र क्रांति के बल पर दक्षिणी इटली के राज्य के एकीकरण और गणतंत्र की स्थापना में भी प्रयास में था। पहले तो वह मेजनी के समर्थक था, लेकिन बाद में वह काबूर के प्रभाव में आ गया और काबूर ने इटली के 2 प्रांतों सिसिली तथा नेपल्स को जीत कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना कर दी। इन दोनों प्रांतों में सिरनिया पिडमाउंट को दे दिया गया। बिल्कुल ये सारा प्रश्न जो हम आपको बताए, ये सारी इतना ही बात आप लोग को इसमें लिखना होगा, और ये जो फ्रेंड्स 5 नंबर के बिल्कुल पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास दूसरा नंबर, जो कि कह रहा है यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो चलिए समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ था और क्रांति की सफलता से पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी की लहर उठ गया। फलस्वरूप उसके अनेक छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ। छोटे छोटे
क्षेत्रों का भी उदय हुआ और एवं जातियों के समूह में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगा। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवादी इतने कट्टरता से उभरा कि साम्राज्यवादी फैलने में एक दूसरे से होड़ लगने लगा, मतलब एक दूसरे से बाजी लगने लगा। अब हमारे पास चावल है तो कोई चाहता है कि हम भी चावल ही खाएं, और आपके पास कोई साइंस की बुक है तो कोई और चाहेगा ना कि भाई मेरे पास भी साइंस की बुक रहती तो अच्छी तैयारी होती, तो वो भी क्या करते हैं, साइंस की बुक ले लेते हैं। इसी को बोलते हैं होड़ लगाना। यह राष्ट्रवादी के नकारात्मक एवं घृणित पक्ष था। औद्योगिक क्रांति की सफलता पर कट्टर राष्ट्रवादिता की हवा देने लगी। अब आगे देख लेते हैं। ये बड़े साम्राज्यवादी समर्थन एशिया बाद अफ्रीका को अपना निशाना बनाने लगा। इसके लिए इनमें अनेक युद्ध भी हुए। जो जितना शक्तिशाली था वह उतनी ही बड़े भाग पर कब्जा जमा बैठे थे। इन उपनिवेशियों ने जहां अपना जर जमाया वहीं उन्होंने खुलकर शोषण भी किया। उपनिवेशों ने उन्हें दो लाभ प्राप्त हुआ। उपनिवेशों से उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ वो समझ लेते हैं। दो लाभ प्राप्त हुआ। पहला एक तो ये है कि उद्योगों के लिए कच्चा माल आसानी से मिलने लगा, और दूसरा यह है कि तैयार माल बाजार में आराम से मिलने लगा, मतलब बिकने लगा। भारत के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और पुर्तगाली। अब ये समझ लीजिए पुर्तगाली कौन था। देखिए बिल्कुल समझिएगा। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में जो है अपना व्यापार करने आया था। और सबसे पहले भारत में कौन व्यापार करने आया था, तो आप लोग को आंसर करना है पुर्तगाली। हॉलैंड में युद्ध हुआ और पुर्तगाली और हॉलैंड में युद्ध हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजयी हुआ और हॉलैंड को तो भारत छोड़ना ही पड़ा। पुर्तगाल और फ्रांस एक कोने में सिमट कर रह गया। उसने सोचा भाई अब यहाँ पे कुछ दही जमने वाला नहीं है, तो वो अलग हो गया। अफ्रीका को तो उन्होंने बपोती जमीन तरह बांटा। यह राष्ट्रवाद का घिनौना प्रभाव था। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर, जो कि बिल्कुल आसान है समझना। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये भी 5 मार्क्स से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फ्रांस के शासक चार्ल्स 10वें निरंकुश था और वो घोर प्रतिक्रियावादी भी थे। उसे फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता को दबाया ही और जनतंत्रिका, देखिए बिल्कुल समझिएगा, जनतंत्रिका भावनाओं को भी कड़ाई से दबाने के काम किया। उसने दोबारा संवैधानिक जनतंत्र की राह में अनेक रोड़े खड़े किए। उसने पोलैंगिक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो उससे भी बड़ा प्रतिक्रियावादी थे। उसने पहले से चली आ रही समान नागरिक संहिता की स्थापना पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग के विशेषाधिकारी को विभूषित किया। इसके लिए वह कदम को उत्तरवादियों से चुनौती समझा। उन्हें यह संदेह भी हुआ था कि क्रांति के विरुद्ध यह एक षड्यंत्र फ्रांस के संसद और उत्तरवादियों के पोलैंगिक की कड़ी भर्ती सेना की थी। और चार्ल्स 10वें ने इस विरोध की प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों के द्वारा उत्तरवादियों को तंग करने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के पेरिस में स्थान पर विरोधी होने लगा, और इसके चलते 28 जून 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। और वास्तव में यह जुलाई 1830 की क्रांति था, और क्रांति सफल हुआ और चार्ल्स 10वें को फ्रांस की गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। इस प्रकार फ्रांस से बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। अब ऑर्लियस वंश की गद्दी सौंपी गई। इस वंश का शासक लुई फिलिप ने उत्तरवादियों और पत्रकारों तथा पेरिस के जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की। अतः इनकी नीतियां उत्तरवादी और संवैधानिक गणतंत्र के पक्ष में ही थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, चौथे नंबर। अब ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के संक्षिप्त वर्णन करें या विवरण करें या विवेचना करें। इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण करें और विवेचना भी करें। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों ने राष्ट्रीयता की भावना जग गई। कारण है कि एक तो सभी यूनानी का धर्म उनकी जाति संस्कार एक ही था। दूसरे की प्राचीन यूनानी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में न केवल यूरोप का बल्कि पूरे विश्व की अगुवा था। इसके बावजूद आज भी उस असामान्य साम्राज्यों का एक अंग के रूप में जाना जाता है।
फलतः तुर्की के विरोध में आंदोलन आरंभ हो गया। आंदोलन में मध्य वर्ग के असहयोग सहयोग मिलने लगा, जो कि काफ़ी शक्तिशाली थे। यूनानी की स्थिति तब और विकट हो गया जब तुर्की ने यूनानी आंदोलनकारियों को एक एक कर दबाना शुरू कर दिया और 1821 ईस्वी में यूनानियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। रूस यूनानियों के पक्ष में था। यूनानियों के पक्ष में था, लेकिन ऑस्ट्रिया के दबाव के कारण वह खुलकर सामने नहीं आ रहा था। अब लेकिन जार निकोलस खुलकर यूनानी का समर्थन करने लगा। एक प्रकार से संपूर्ण यूरोप में यूनान का समर्थन मिलने लगा। यूनान और तुर्की में युद्ध छिड़ गया। अनेक देश यूनानियों के पक्ष में आ गए, किंतु तुर्की पक्ष में केवल मीन ही सामने आया। युद्ध में यूनानी विजय रहा, तुर्की और मीन दोनों हार गए। इसके बावजूद यूनानी का पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिला। वह पूर्ण स्वतंत्रता तब हुआ जब 1832 में उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 4 प्रश्न बताए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 5 मार्क्स से पूछे जाते। तो आज हम लोग ने पहला अध्याय क्लियर किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे अध्याय से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।